पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया है। दरअसल दक्षिण कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने 2 कश्मीरी पंडित भाइयों से पहले उनका नाम पूछा, इसके बाद अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग में सुनील कुमार भट्ट की मौत हो गई है, जबकि उनके भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया भी जा रहा है कि आतंकियों ने कश्मीरी पंडित भाइयों पर सेब के बाग में गोली बरसाई है। जानकारी के मुताबिक सुनील भट्ट और उनके भाई अपने सेब के बागान में जा रहे थे। इसी दौरान आतंकियों ने उनसे नाम पूछा और फिर गोलियां बरसाने शुरू कर दी। टारगेट किलिंग में कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट की मौत हो गई, जबकि प्रतिम्बर नाथ गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया भी जाता है कि इस मामले में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि जिम्मेदार आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने इस आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि ये पाकिस्तानी आतंकियों की कायराना हरकत है, दोषियों को जल्द ही सजा दी जाएगी। जबकि बीजेपी नेता निर्मल सिंह ने कहा है कि कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने कायराना हरकत की है। सुनील कुमार अपना काम कर रहा था जब आतंकियों ने गोलियां बरसा दी, लेकिन आतंकवादी कितनी भी कोशिश कर ले, वे अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने शोपियां में हुई टारगेट किलिंग को लेकर कहा है कि शोपियां में हुई घटना के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ है, मृतक के परिवार के प्रति संवेदना। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के फैसलों की वजह से जम्मू कश्मीर का हर निवासी बेहद परेशानी झेल रहा है। वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन ने कश्मीरी पंडितों पर हुई टारगेट किलिंग को लेकर कहा कि शोपियां में आतंकियों ने एक और कायराना हमला किया है। हम हिंसा के इस जघन्य कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। वहीं शोपियां हमले को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से फेल हो रहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा का हवाला देकर धारा 370 को हटाया गया था, लेकिन घाटी में कश्मीरी पंडित असुरक्षित हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब कश्मीर में टारगेट किलिंग हुई है। मई में ऐसी 6 घटनाएं हुई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। बताया भी जाता है कि जून में आतंकियों ने बड़गांव में 17 साल के एक प्रवासी मजदूर और एक बैंक मैनेजर को गोलियों से भून दिया, जबकि 4 अगस्त 2022 को पुलवामा में बिहार के एक प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी गई थी। जी, आपको बता दें कि टारगेट किलिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आपका भी। वरिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिंदर सिंह सोनू जी जो कि नेता है PDP के। बहुत स्वागत है सोनू जी आपका। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम आलोक जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है, आप लोगों ने तो इस तरह कहा था कि देखिए अब कश्मीर में हालात बेहतर होंगे, विकास की पटरी पर अब आगे बढ़ेगा कश्मीर, अब वहां पर पत्थरबाजी बंद हो जाएगी, आतंकियों की घुसपैठ बंद हो जाएगी, हत्याएं बंद हो जाएगी, टारगेट किलिंग बंद हो जाएगी, कश्मीर पंडित वहां पर पहुंचेंगे। ये ग्राउंड जीरो पे दिख रहा है क्या? देखिए नेहा जी, कश्मीर में हालात बहुत जबरदस्त कंट्रोल में लिया गया है और जितनी भी चीजें आपने गिनाई है उस सब पर कार्रवाई हो रही है और लोगों को वापस पुनर्वास करने की भी योजनाएं चल रही हैं। लेकिन ये बीच में कुछ ऐसे लोग घुसपैठ करके इस तरीके का वारदात को अंजाम देते हैं जो वहां की व्यवस्था को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। वो किसी तरीके से चाहते हैं कि वहां अस्थिरता कायम हो, स्थिरता नहीं आ पाए। आपको मालूम है कितने दिनों से आज पहली बार श्रीनगर में इस तरीके का तिरंगा फहराया गया, जिसकी कोई जरूरत नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी अभी भी स्कोप है चीजों को संभालने का और आगे बढ़ाने का।
उसमें ये इन दोषियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। आप इसके लिए बिल्कुल आश्वस्त रहें। लेकिन इस तरीके की वारदात जो लोग कर रहे हैं, जो चाहते हैं ये जो घटनाएं हो रही है, मई में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं जून में आतंकियों ने बड़गांव में 17 साल के एक प्रवासी मजदूर और एक बैंक मैनेजर की भी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, नहीं टारगेट किलिंग जो हो रही है सर, हम इससे क्या सबक ले रहे हैं? और अगर हम सबक ले रहे हैं तो फिर ये मामले क्यों लगातार सामने आ रहे हैं? देखिए, कंट्रोल बहुत हद तक किया जा चुका है, लेकिन फिर भी बीच बीच में इस तरीके आप याद कीजिए कि क्या कश्मीर था और क्या आज कश्मीर है। हालात को कंट्रोल में लाने के लिए सारी कवायद की जा रही है। मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में बहुत सघन अभियान चलाया जा रहा है, बहुत तगड़े रूप में काम हो रहा है। लेकिन फिर भी इस तरीके की जो छिटपुट घटनाएं हैं, जो हमारे समाज में आप लोगों को सर छिटपुट लगती होगी, लेकिन जिसके घर के चिराग बुझ गए उनको ये घटनाएं छिटपुट नहीं लगती है सर। वरिंदर जी, आपका मैं रुक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं रत्नाकर जी का रुक करूंगी। अभी आलोक जी कह रहे हैं कि देखिए ग्राउंड पर जो हालात है वो बदले हुए हैं। जो पहले कश्मीर था वो आज का कश्मीर नहीं है। आज का कश्मीर वो है जो जहां पे लाल चौक पर झंडा लहराया जाता है, जहां पर भारत माता की जय के नारे लगते हैं। आज का ये कश्मीर है जहां पत्थरबाजी नहीं होती है। भले ही ये छोटी मोटी घटनाएं वहां पर हो रही है, लेकिन उनसे भी जल्द से जल्द हम निपटेंगे और बेहतर कश्मीर का उदाहरण आपके सामने पेश करेंगे। देखिए, ऐसे है कि जो अभी मेरे साथी ये कह रहे थे कि नया कश्मीर देखने को, भाई हमें तो जो देखने को मिल रहा है वो अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। आज जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, अगर कश्मीर की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो कश्मीर में आप देखिए कि टारगेट किलिंग, और टारगेट किलिंग हुई किसकी है? टारगेट किलिंग उनकी हुई है कि जो नॉन माइग्रेंट थे हमारे भाई, जो सुनील भट्ट साहब जिनकी आज किलिंग की गई है, इन्होंने मिलिटेंसी के दौर 1990 के दौर में भी वहां से माइग्रेट नहीं किया। अगर उस हालात में ये ठीक थे, अगर उनको उस वक्त कोई खतरा नहीं हुआ, तो जिस जम्मू कश्मीर नए की बात अभी मेरे भाई कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस नए जम्मू कश्मीर में 90 के दशक को मात दे दी गई है। भारतीय जनता पार्टी कहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हमने जम्मू कश्मीर में हालात शांत कर दिए, जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के शुपिया में एक घटना घटती है, यहाँ हमारे राहुल भट्ट जी, जो कि नॉन माइग्रेंट, जो मिलिटेंसी पीक में वहां से नहीं निकले, उनकी जान को तब कोई खतरा नहीं हुआ, तो आज उनकी दिन दिहाड़े हत्या कर दी जाती है। उनके जो दूसरे भाई हैं वो आज भी क्रिटिकली इंजर्ड है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द से जल्द सेहत या अपने घर पर आए। लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से पूछना चाहता हूं कि भाई आप लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कर क्या रहे हैं? आप सिर्फ स्टूडियो में बैठ के बयान देते हैं नए कश्मीर की स्थापना। भाई अगर नया कश्मीर आपने ऐसा बनाना था तो हमें नहीं चाहिए नया कश्मीर ऐसा। यहाँ हमारे भाइयों की हत्या हो रही है, कश्मीर में खून का एक दरिया बह रहा है। आप देखिए कि पिछले 3-4 महीनों में कितने लोगों की बात मैं करूं, चाहे राहुल भट्ट साहब की बात करूं, चाहे प्रिंसिपल सतिंदर कौर की बात करूं, रजनी बाला की अगर मैं बात करूं, जो बीडीसी के चेयरमैन थे खाके भूपेंद्र चोपड़ा की अगर मैं किस की बात करूं। ठीक है, कई सवाल आपने उठाए हैं। रत्नाकर जी का मैं रुक कर लेती हूँ। रत्नाकर जी, अब बहुत अहम सवाल ये हो जाता है कि सर ये कह रहे हैं कि देखिए जो इतने सालों से अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, जो उस दौर में भी कश्मीर को छोड़कर नहीं गए जब तमाम कश्मीरी पंडितों ने पलायन कर लिया था, उस दौर में छोड़ के नहीं गए, अब तो ये उससे भी ज्यादा बुरा दौर आ गया है, ऐसा है क्या रत्नाकर जी? बिल्कुल नेहा जी, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दावे बड़े बड़े करती है और जमीनी हकीकत इन लोगों को पता नहीं रहता है। अगर जमीनी हकीकत जाकर वहां देखें तो वो बद से बदतर होती चली गई है। 1990 के दशक में भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित जब बीजेपी की सरकार थी, तभी भी वहां पे लगभग 4 लाख लोग जो है पलायित हुए थे, और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और परिस्थितियां जस की तस है, सबके सामने है, देख सकती हैं। इनका दावा था कि 370 हटाने के बाद जो है वहां पे शांति बहाल होगी, वहां पर आतंकी घटनाओं की कमी हो जाएगी, नोटबंदी लाएंगे तो आतंकियों की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, वहां पे शांति की पुनर्स्थापना हो जाएगी। तो ये सब इनके दावे थे, लेकिन दावे आज देख लीजिए क्या है। और हमारे भाई जो अभिवर्ष जी कह रहे थे कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने जिन गैर कश्मीरियों को जो
पुनर्स्थापित करने की वहाँ योजना बनाई थी, उन्होंने आपके लालच में वो आकर के कहीं न कहीं मजबूरी में, मैं कहूँगा हालात में वहाँ पे बच तो गए, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? आए दिन जो है, ठीक है, कौन लेगा सुरक्षा की जिम्मेदारी? आलोक जी, ये सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? और कश्मीरी पंडितों में कैसे वो विश्वास पैदा होगा कि अगर हम दोबारा वहां पर पहुंचते हैं, जो लोग हैं वहां पर वो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये जो अलग अलग जगहों पर कश्मीरी पंडित बस गए हैं वो वापस अपने घर पहुंचते हैं, तो कैसे ये विश्वास बहाल किया जाए कि वो सुरक्षित होंगे? देखिए नेहा जी, हमारी सारी कवायद वहाँ सुरक्षा प्रदान करती है। बीच में ये आतंकवादी लोग कहीं सर, ये कैसे आप कहेंगे सर? अभी जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें तो कम से कम हम नहीं कह सकते। शुरू का माहौल क्या था सर? अब इतने दिनों से शांति थी, एकाएक तो 3 महीने के बाद शांति नहीं थी। मई में जो मामले सामने आए, जून में जो मामले सामने आए, ये भी मैंने आपको आंकड़ा दिया। मई में 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जून में अभी हाल ही में आपको बता दें कि 17 साल के प्रवासी मजदूर की मौत हो गई थी, एक बैंक मैनेजर की मौत हो गई थी, और अभी 4 अगस्त को ही पुलवामा में बिहार के एक प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी थी। आप ये कह रहे हैं कि देखिए अभी मामले सामने, ये मामले सामने आ रहे हैं आलोक जी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हर महीने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा टारगेट किलिंग किया जा रहा है। छिटपुट घटनाएं 1-2 आदमी को नाम पूछ के टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब वो वहां पे डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। वहां जो सुरक्षा व्यवस्था हमने टाइट की है, जो सुरक्षा व्यवस्था से हम वहां पर शांति और अमन चैन बहाल करना चाहते हैं, वो उसको तोड़ने में लगे हुए हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम बहुत हद तक इनके ऊपर हमने काबिज कर लिया है, लेकिन अभी भी ये स्कोप है कि उसको और पकड़ मजबूत करने की, और उस पर मनोज सिन्हा और उनकी पूरी टीम लगी हुई है। और अब विश्वास कीजिए कि आने वाले समय में हम इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। आप देखिए लाल चौक पर जिस तरीके से इस बार झंडा फहराया गया, ये बरसों में ऐसा नहीं हुआ था। और वहां के लोग अब एक अच्छी जिंदगी में बिताने की कवायद हो रही है और हर तरीके से पेश कसे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो ये छिटपुट घटनाएं हमको आतंकित करती हैं, हमारे लोगों को डराने धमकाने का काम सवाल करती वही है ना आलोक जी, सरकार सजगता से काम कर रही है। कश्मीरी पंडितों को कैसे बहाल किया जाएगा, कैसे वो विश्वास जगाया जाएगा कि नहीं आप कश्मीर में सुरक्षित रहेंगे, इसलिए जाइए अपने घर जाइए, कैसे आप वो विश्वास बहाल करेंगे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सोनू जी आपका रुख कर लेते हैं। वरिंदर, सोनू जी, अब सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी आलोक जी कर रहे थे। कह रहे हैं कि देखिए जब आतंकियों पर वार होता है तो बौखलाते हैं, और वो बौखलाहट ही कहीं ना कहीं इस वक्त दिखाई दे रही है कि चुन चुन कर टारगेट किलिंग की जा रही है। अब हालात बेहतर हो रहे हैं और हालात आगे भी बेहतर होंगे, जिस बात का जिक्र अभी आलोक जी कर रहे थे। देखिए ऐसे है कि हालात बेहतर जो कह रहे हैं हो रहे हैं, और पहले तरह से नेहा जी मैं एक बात आपको इसमें कहना चाहता हूँ कि जब 1990 के दशक में कश्मीरी पंडित भाई बहनों का वहां से पलायन हुआ, तब हमारे इस राहुल भट्ट की फैमिली और सुनील भट्ट साहब की फैमिली और इनकी पूरी फैमिली वहां से माइग्रेट नहीं हुए, जबकि शुपैया एक फार फलंग इलाका है। तो उस पीक मिलिटेंसी में इन्होंने कश्मीर को नहीं छोड़ा। जिस तरीके से ये कहते हैं कि तब हालात बहुत खराब थे, अगर उन खराब हालातों में इनकी जानमाल की रक्षा हो गई, इनको किसी ने नहीं छोड़ा, तो जो छेड़ा आज भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हमने हालात बिल्कुल ठीक कर दिए, जो कागजों में ये कहते हैं, तो इनके ठीक हालात में आज ये जो घटना घटी है इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम 2 चीजें इसमें हैं कि मैंने उनके किसी का इंटरव्यू देखा है, उनके शायद कजन है या भाई हैं, वो कह रहे हैं कि हम पिछले 4 महीने से डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और डीसी शुपैया के पास चक्कर लगा रहे थे, उनके दरवाजे खटखटा रहे थे कि भी हमारी जान माल की रक्षा की जाए, हमें कोई उठ जाए या हमें कुछ ऐसा लगता है। तो उनकी तरफ से जवाब ये आता था कि आप गांव में रहना, गांव से बाहर मत जाना। भाई आप मुझे बताइए, रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर तो जाना है ना, अब कामकाज करने के लिए ये सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पाए, जो ये दावे करते हैं स्टूडियो में बैठ के। सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती नेहा जी ये हो चुकी है कि जम्मू कश्मीर को डिस्कस वो लोग करते हैं जो कभी कश्मीर आए नहीं। इन्होंने जो अभी एक बात कही कि हमने लाल चौक पे तिरंगा फहरा दिया, ओ भाई 75 साल से लाल चौक में तिरंगा फहराया जा रहा है, 75 साल से कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। मुझे आप बात बताइए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज से 75 साल पहले वहां झंडा कश्मीर में तिरंगा नहीं था?
वहाँ कश्मीर के लोग थे, 5 से 75 साल पहले आपके साथ नहीं जुड़े थे। ये क्या आप इवेंट मैन में वहाँ कर रहे हो? ठीक है, मैं रत्नाकर जी करूँ से पहले ही आप पूछ रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो मौतें हो रही है आलोक जी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसे ठहराएंगे? अब ये भी कह देंगे कि विपक्षी पार्टियों ने ही करवाया क्या? देखिए नेहा जी, हम इतने छुटभैया राजनीति नहीं करते हैं कि हम इन बातों को कह दें कि ये रत्नाकर जी ने करवाया है। कोई भी व्यक्ति जो वहाँ पर एक पार्टी का नुमाइंदा है वो कश्मीर में खुशहाली चाहेगा। कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो प्रो पाकिस्तानी थे, अब सुधर रहे हैं और उन्होंने इस तरीके के एलिमेंट्स को वहाँ प्रश्रय दिया और ये कह रहे थे अभी सरदार साहब सोनू जी कि 75 साल पहले भी झंडा फहराया जाता था। अरे झंडा संगीन के साये में फहराया जाता था, लोगों के उत्साह से नहीं फहराया जाता था। आज जम्मू कश्मीर में लोगों के उत्साह से झंडा फहराया जा रहा है, इसका मतलब के आप साये ये में नहीं समझते हैं फहराया कि जा रहा 75 साल से है। और जम्मू वहाँ कश्मीर के के लोग लोग हिंदुस्तानी नहीं अपने थे। को प्रो पाकिस्तानी, इसका मतलब ये है कि आप बोलते ये थे। बात कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आज ही जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तानी हुए हैं, पिछले 75 साल से हिंदुस्तानी नहीं थे। करके और जो शर्म जम्मू नहीं एंड चाहिए कश्मीर आपको में ऐसी बातें करते हुए इस चैनलों के फैलाने ऊपर। की कोशिश कर रही है। मैं जी मैं आपसे दावे कह के रहा हूं, साथ आप कह लोगों सकता को हूँ शर्म नहीं आने चाहिए वाले चैनलों पे समय ऐसे में बात करते हुए। और अभी फिलहाल आप जिस हमारी किसी ने भी देश ये की हत्या विषय की है करते वो कश्मीरी पंडितों की, आप हमारी इनको देश बख्शा की नहीं विषय जाएगा करते हैं। मैं भी और जम्मू इनका कश्मीर का मुंह रहने वाला जवाब हूं। दिया जाएगा। हम इस कवायद से पीछे हटने वाले नहीं है और हम इस जिम्मेदारी को लेते हैं कि अगर वहाँ पर चूक हुई है ये चूक हमारे किसी सुरक्षा में कमी के कारण हुई है। और मनोज सिन्हा के नेतृत्व में वहाँ का आवाम खुशहाल है और आने वाले समय में सुरक्षा में तो चूक हुई है, लेकिन ये सुरक्षा में चूक बार बार हो रही है ना सर, इसलिए ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। रत्नाकर जी, इतनी हिम्मत अब आतंकियों की हो गई है कि वो आते हैं, नाम पूछते हैं, अगर आप सुनील भट्ट हैं तो आपको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, अगर आप सद्दाम होते हैं तो आपके पास मौका होता है, आप बच निकलिए। ये इतनी हिम्मत हो गई कि टारगेट किलिंग जिसे हम कह रहे हैं कि चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा है, उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो किसी खास वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल नेहा जी, आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर सही मायने में अगर दृढ़ संकल्प होती कि हमें कश्मीरी पंडितों की रक्षा करनी है तो वह चाक चौबंद बंदोबस्त करती है। क्योंकि आप जानती हैं कि इनका ध्यान सिर्फ चुनाव जीतने में रहता है, तो ये उन्हीं चीजों में व्यस्त रहते हैं। अगर देखिए इनका ध्यान अगर रहता कहीं पे आतंकियों को इस तरह की घटनाएं ना हो, तो ये जो आपको याद होगा कि इसके पहले जो 2-3 महीने पहले जब राहुल भट्ट की हत्या हुई थी, उस समय कश्मीरी पंडित वहां से पलायन कर रहे थे और जब पलायन कर रहे थे तो किस प्रकार जो है वहां पे कश्मीरी पंडितों को बैरिकेडिंग करके उनके घरों में, सोसाइटियों में लॉक करके रखा गया था कि आप भागिए मत, पलायन मत करिए। तो जबरदस्ती वहां पे रुकाया गया। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, लगभग 70 से 75 दिन हो गए कश्मीरी पंडित वहां पे आंदोलनरत है और वो अपने हक की मांग कर रहे हैं। और ये सरकार इतनी निकृष्ट सरकार है कि वो आंदोलनरत जो सरकारी कर्मचारी है उनकी तनख्वाह तक काट दे रही है ये निष्कृष्ट सरकार। तो आप किस तरह से कश्मीरियों का हित चाहते हैं, कश्मीरी पंडितों का हित चाहते हैं, जरा ये बता दीजिए। आप तो संसद में बड़े बड़े दावा किया करते थे कि बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे, वहां पे लोग प्लॉट खरीदेंगे, वहां पे इंडस्ट्रियां बसेंगी, शांति अमन आएगा। आप बता दीजिए कितने कश्मीरी पंडितों का आपने पुनर्वास किया है, कितनी इंडस्ट्रीज बताई आपने लगाई है वहां पे, और कितने प्लॉट बेचे हैं आपने, कितने बाहर के लोग आकर प्लॉट खरीदे, आप जरा बता दीजिए। आपकी पॉलिसी में खुल जाएगी, आपकी पॉलिसी में खुल जाएगी, लेकिन आप ये बताएंगे नहीं क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी सच्चाई खुल जाएगी। जवाब दीजिए आलोक जी जल्दी से। कवायद करते रहने कोशिश हो रही है, लेकिन कोशिश भाई तुम बोलिए कम से कम कांग्रेस हमको ये ना सिखाए कि किस तरीके से लोगों की सुरक्षा होती है। इनके रेजिम में वहाँ क्या हो रहा था इससे पूरा देश अवगत है। वहाँ लगभग पाकिस्तान बना दिया था इन्होंने। आप शांत रहिए रत्नाकर भाई, आप बोल रहे थे तो मैं आपको प्रेम से सुन रहा था, अब मैं बोल रहा हूँ तो आप प्लीज मुझे सुनिए। इनके रेजिम में वहाँ लगभग पाकिस्तान की स्थापना हो गई। आज वो स्थिति वहाँ नहीं है, वहाँ हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के नारे लगते हैं, जय भारत और जय भारत माता की बात होती है। अब वहाँ पर पाकिस्तान के समर्थक नारे नहीं लगते हैं, पत्थरबाजी अब दिवा स्वप्न हो गया वहाँ से। उसके बाद जिस तरीके से वहाँ किलिंग हो रही थी वो सब अब घट के छिटपुट वारदातों में आके सिमट गई है। लेकिन फिर भी हमने कमर कसी हुई है, चैन से नहीं बैठने वाले हैं और इन सारे एलिमेंट्स को हम दबाकर ही दम लेंगे
चाहे जो हो जाए, आने वाले समय में नहीं, अभी आपने कहा सर सुरक्षा में चूक हुई, पूरी तरीके से सुरक्षा में चूक हुई, आपने कहा सुरक्षा में चूक हो गई थी। सर एक बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, 4 बार हुई, लेकिन जब ये चूक बार बार हो जा रही है तो इसे चूक नहीं कहेंगे। ये वहां पर आतंकवादियों का एक भरपूर नेटवर्क था, ISI, प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट, लश्कर-ए-तैयबा और पता नहीं कौन कौन से थे, वो सारे वहां पर जड़े जमा चुके थे। इनको उखाड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम चैन से बैठने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, भाई मनोज सिन्हा के नेतृत्व में हम वहां अमन चैन की स्थापना पूरी तरीके से करके ही दम लेंगे, चाहे इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े। रत्नाकर जी जी क्या कह रहे हैं? ये आलोक जी खाली ये लोग जोशीला भाषण देते हैं और तथ्यों के ऊपर जरा बात करके जरा मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ रत्नाकर भाई, हम वस्तुस्थिति का मूल्यांकन करके सब कुछ बोल रहे हैं। आपका तथ्यात्मक चीजें रखिए और आंकड़े पे बात करिए। अभी आप बताइए राहुल भट्ट की मौत का जिम्मेदार कौन है? रजनी की मौत का जिम्मेदार कौन है? मैं जानता हूं जो 5-6 किलिंग हुई है, उसके बारे में आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रजनी वाला का, बैंक मैनेजर का, बिहारी लेबर का, उसके अलावा जो 6 मजदूर को मारे गए, सब मुझे पता है। उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? अपनी जिम्मेदारी तो आप लोग लेंगे नहीं और सिर्फ जिम्मेदारी वहाँ की व्यवस्था है। मैं पहले बोल चुका हूँ, मैं मान चुका हूँ कि जिम्मेदारी हमारी व्यवस्था है, चूक व्यवस्था में हुई है, सुरक्षा व्यवस्था को ठीक भी करना होगा। अगर ये बार बार जब हो रही है गलती, को भी मार गिराने का, अगर ये चूक जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, ये बार बार हो रही है, इसे चूक नहीं सर, गलती कहेंगे। जो गलती हम बार बार कर रहे हैं, व्यवस्था में अगर कहीं पे लू पॉइंट है तो उसको सुधारना आपका काम है, सुधारना होगा। आतंकवादी मार गिराए, ऐसा नहीं है कि हम चैन से बैठे हुए हैं वहाँ पे। सबसे ज्यादा सैनिकों की शहादत, सबसे ज्यादा निर्दोष नागरिकों की मौत इनके कार्यकाल में हुई है। ये आंकड़े उठाकर देख लें। अगर इस चीज को ये नकारना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि हम सिर्फ कवायद कर रहे हैं, तो ये नाकामियों का इनका जीता जागता एक उदाहरण है। ठीक है, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, वरिंदर जी जल्दी से कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से बोलते। देखिए ऐसे है कि जो कश्मीर में आज घट रहा है उसके लिए पूरी तरीके से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जिम्मेवार है। ये अपनी लश्करदार भाषणों से अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं। चलो अच्छी बात है, मेरे बड़े भाई लोग जी ने जो माना है कि हमसे चूक हुई है। भाई आप मुझे बताइए कि आपका जो जहन है पहले तो उसको साफ करने की जरूरत है। पहले कौन से हालात अच्छे थे वरिंदर जी? नहीं, पहले कौन से अच्छे हालात थे? पहले आतंकवादी घटनाएं नहीं होती थी, पहले लोगों को नहीं मारा जाता था। इसका देखिए ना, मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, आप सुनिए कि जो आदमी पीक मिलिटेंसी पर माइग्रेट नहीं हुए, वो 30 साल से वहां रह रहे थे, उनको कोई परेशानी नहीं आई। जब मिलिटेंसी चप्पे चप्पे पर थी, भारतीय जनता पार्टी आज कहती है हमने जम्मू कश्मीर के हालात ठीक कर दिए। जब इनकी नजर में हालात खराब थे, मैं अभी की बात मानता हूँ जी, पहले हालात खराब थे, अगर हालात खराब में भी इनको कोई परेशानी नहीं आई, इनको किसी ने कुछ नहीं कहा, तो आज जिम्मेवार कौन है? कश्मीर में हाँ जी पत्थरबाजी होती है कश्मीर में? हाँ बिल्कुल, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूँ। अगर ये कहते हैं कि पत्थरबाजी नहीं होती है तो टारगेट किलिंग तो होती नहीं थी ना। 19 के 90 के दशक में आपने इन्होंने हमें लाके खड़ा कर दिया। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसी टारगेट किलिंग पहले होती थी जब यहाँ सरकारें थी 1990 के बाद? ये टारगेट किलिंग देन है भारतीय जनता पार्टी की, ये देन है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की। हमें इस पर बात ये करें कि अगर आज पत्थरबाजी बंद है, जो टारगेट किलिंग को शुरू हो चुकी है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आलोक जी ने अभी माना है कि हमसे चूक हुई है। भाई चूक क्या, आप तो रोज चूक करते हो, आपसे ब्लंडर हो रहे हैं, आपसे गलतियां हो रही हैं। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को दलदल में दे रहे हो, आप रोज के रोज लोगों को वहाँ पर मरवा रहे हो। आप कश्मीर में बोल रहे हैं कि पहले दरिया में आ रहे हो, पहले भी आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं कि पहले बहुत अच्छे, पहले हालात अच्छे नहीं थे सर, अब हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन कहां तक बेहतर हुए हैं इस पर मंथन करने की जरूरत है। अगर ऐसी हालात हैं कि अभी टारगेट किलिंग हो रही है तो उसको करेंगे। हाँ, तो जाहिर तौर पे उसमें अभी बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि उस पर काम किया जाए और हम उम्मीद करते हैं, बात को मान रहा हूँ, हम उम्मीद करते हैं आलोक जी कि उस पर काम होगा और कम से कम ये जो टारगेट किलिंग है इस पर कहीं ना कहीं रोक लग पाएगी। बहुत शुक्रिया, रोक लगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।